Hello everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of mine named The Ashwini Classes. Okay, today we will move further in a polity class. हम लोग ये polity की कक्षा को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में था वो क्या देखा था। Actually we had seen what the concept of evolutionary timeline for the making of a constitution, जो gradual developments हुए थे इनिशियल्स में, मतलब जो कुछ भी चीज कोई भी चीज अगर है एकाएक मतलब आप फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचता, दैट गोज थ्रू व्हाट ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो वो हम लोगों ने एक इवोल्यूशनरी पैटर्न देखा था, एक टाइमलाइन देखा था कि किस तरीके से ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकिंग का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ था उसका। तो आज हम लोग जो है उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। अच्छा, जब हम लोगों ने उस टाइमलाइन के थ्रू हम लोगों ने जब हम लोग को वो प्रस्ताव मिल गया, ओके चलो यू आर एलिजिबल टू या यू आर लायबल टू मेक योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था तो व्हाट वेयर द एस्पेक्ट्स या व्हाट वेयर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो हम लोगों ने फॉर्म किया था किसके लिए फॉर्म किया था, फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम लोगों ने पहले क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया गया था, ठीक है। तो उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या थे, मतलब किस तरीके का उसका लेआउट था, फर्स्ट वी विल गो थ्रू दैट, देन जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, डिफरेंट एस्पेक्ट कर लो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द constitutional assembly. Okay, what were the different aspects of the constitutional assembly, क्या क्या different aspect थे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है तो उसका एक प्रॉपर लेआउट होगा, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। तो वो स्ट्रक्चर क्या था पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जो ये एस्पेक्ट्स थे, मतलब इसको अगर कैटेगरी वाइज बांटा जाए तो इसको 4 कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे क्या क्या, तो पहला हम लोग बांट सकते हैं कि कितने मेंबर्स थे, किस तरीके से मेंबर्स कहां से किस किस एरिया से कितने मेंबर्स को चुना जाता है। जैसे अभी हम लोगों का ये इलेक्शन चल रहा है, जैसे लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, 2024 के। तो उसमें भी क्या है, हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना हुआ हर एक एरिया का, तो वहां से मतलब इलेक्टेड होते हैं। उसी तरीके से क्या है, कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं लोकसभा में, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो वो एक प्रॉपर क्या है प्रोसीडिंग्स है, उसका एक प्रॉपर गाइडलाइंस दिया हुआ है। उसी तरीके से मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होगा, कितने मेंबर्स का सिलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारे मतलब चाहे पंचायत वाला ही इलेक्शन हो तो क्या होता है, कहीं पे सीट्स जो है लेडीज के लिए आरक्षित हो जाता है, रिजर्व किया जाता है, कहीं पे SC/ST के लिए जो है रिजर्व किया रहता है। तो दैट इज व्हाट that are being what categorized under some process, मतलब जो भी है वो कैटेगराइज किया गया है अंडर लॉ, या उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैसा प्रावधान दे दिया गया है, सो दैट जो कि सभी जो है पीपल पॉपुलेशन के अंदर जितने भी कैटेगरी के लोग हैं सभी को प्रॉपर्ली जो है एक क्या मिले, लीडरशिप मिले या प्रॉपर्ली जो है रिप्रेजेंटेटिव मिले, ठीक है। तो उसी अनुसार से जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना था उसका भी एक प्रॉपर क्या होगा, लेआउट होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो उसका एक जो असेंबली का स्ट्रक्चर का एक एस्पेक्ट क्या है, मेंबर्स कौन से होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, कहाँ कितने मेंबर्स किस एरियाज होंगे, कितने मेंबर किस एरियाज होंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन मतलब किस तरीके से हम लोग कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इंडक्शन के लिए, मेंबर्स के इंडक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, तो जिस तरीके का यहाँ हमने क्या अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या बात हम लोगों ने की कि रिजर्वेशन जब जैसे कि पंचायत इलेक्शन हो चाहे जो भी हो, वहाँ पे क्या सीट रिजर्व है, कुछ लेडीज के लिए हैं, ठीक है, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर व्हाट SC/ST। उसी तरीके से क्या है कि आप कोई भी इलेक्शन ले लो, या फिर जैसे नॉमिनेशन के लिए है जो 2 सीट्स जो है, जैसे कि वो क्या हो गया आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है यहाँ पे भी एक एस्पेक्ट था किसका, रिजर्वेशन का, ओके, किसका था, रिजर्वेशन का, ओके। तो रिजर्वेशन से हम लोग क्या समझ गए कि
मतलब सभी जितने भी उस समय उस टाइम पे जितने भी लोग रहते थे, जिन 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 समुदाय में या फिर धर्म का हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आप कह लो कि मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड क्लास उस टाइप से अगर कह लो, तो वैसा तो अब बना है, पहले वैसा नहीं था। ठीक है, तो रिजर्वेशन जो है वो मतलब कि उस समय भी था, दिया गया था, ताकि जो है प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हर एक जो है सोसाइटी के हर एक वर्ग के लोग, सोसाइटी के हर एक वर्ग के लोग के पास पहुंचे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, चौथा एस्पेक्ट क्या हो सकता है इन सभी के अलावा? तो ये जो सीट्स होंगे जिसको एलोकेट करेगा, यानी कि मेंबर्स जहां से होंगे, जो भी प्रोसेस उसका इंडक्शन होगा, तो उसका बेसिस क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल बी द बेसिस? अभी क्या, जैसे कि मान लो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, किसी भी एरिया का, इंडिया के किसी भी एरिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही चाहे एमपी हो या एमएलए का ये होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते कौन है? वो तो आपका जो इलेक्शन कमीशन का वो जो आप पढ़ोगे, ये पॉलिटी में ही पढ़ोगे, क्या दे ओनली डिसाइड व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। अभी जैसे कि पॉपुलेशन ले लो, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी उस समय भी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगा, उसका कुछ बेसिस होगा ना सीट्स का एलोकेशन का, तो वो एक चौथा एस्पेक्ट इसका था है। ठीक है, तो अभी हम अलग अलग देखते हैं कि मेंबर्स कितने थे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, फिर उसके बाद देखेंगे प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। और ये दोनों तो एक्चुअली लगभग सेम ही है, बस एक्चुअली इसमें क्या है, आप एग्जैक्ट फिगर्स देखोगे, नंबर ऑफ फिगर्स, और इसमें जो है सेम चीज देखोगे पर एरिया देखोगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले मेंबर्स में देख लेते हैं। तो जो पहला हमारा है, देखो टोटल, इसमें टोटल मेंबर्स थे 389। कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में? 389। ओके, तो 389, जैसे कि हर एक जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, सबका क्या है, हर एक नंबर ऑफ सीट्स है टोटल बटा, जैसे बिहार से ही है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कितना 40 है सीट आपका एमपी का। ठीक है, लोकसभा का 40 सीट है, टोटल में आपको 545 हो गए, इस टाइप से, मतलब ऑल ओवर इंडिया के। तो उसी तरीके से उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगा, तो उसका भी हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड हुआ होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे। तो अब देखो, तो इसमें भी जैसे कि मान लो कि जैसे 545 हमारा ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया जैसे है, तो अब देखो उसमें भी क्या है, बिहार के लिए क्या है 40 सीट डिसाइड किया गया है, यूपी के लिए अलग है 80 के आसपास, आपका फिर महाराष्ट्र के लिए है, सबके लिए अलग अलग है, स्टेट्स के लिए। तो सेम प्रोसीडिंग्स यहाँ भी होंगे। तो 389 सीट्स में क्या था, ये दो पार्ट में बट गए थे। ठीक है, 296 जो है 296 और इधर बच गया आपको 93 सीट्स। तो 96 सीट्स जो थे वो आपको किसके लिए थे, रिजर्व किए गए थे? ये ब्रिटिश इंडिया के लिए। ब्रिटिश इंडिया के लिए। ओके, और ये जो 93 सीट्स हैं, ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स के लिए थे। किसके लिए थे? प्रिंसली स्टेट्स के लिए। तो अभी हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में क्या अंतर है, जो कि यहाँ पे आपका मैंने जो बताया था प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा, लेकिन मैं इसे बताऊंगा। अच्छा, इस 296 सीट्स में भी डिवीजन हुआ था ऑलरेडी। क्या था कि जो 296 सीट्स हैं, इसमें जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन था वो दो पार्ट में बटा हुआ था। एक तो हमारा था गवर्नर्स काउंसिल और एक था आपका गवर्नर्स काउंसिल, चीफ दूसरा, एक आपका चीफ ब्रिटिश इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है दो पार्ट में था, एक गवर्नर्स काउंसिल, दूसरा चीफ कमिश्नर्स काउंसिल कर लो या ऑफिस कर लो। ठीक है, तो गवर्नर्स काउंसिल जैसा कि इसमें पहले हम एक काम करते हैं, इसको समझाना ही है।
तो इसके अंदर जो है नंबर ऑफ सीट्स कितने थे, ये मैं लिख दे रहा हूं। इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स आपके थे 4। कितने थे? 4। और यहाँ पे बाकी बच जाएगा 292। ओके, यहाँ पे कितने हैं? 4। ठीक है, तो अब देखो ये जो मेंबर्स थे, ठीक है, मैं अभी इसको भी डिस्कस करूंगा। डोंट गेट ये कि बताएंगे नहीं, मैं ऐसे भी समझाऊंगा कि जो ये प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था ब्रिटिश इंडिया का, जो ब्रिटिशर्स का इंडिया में, तो वो मैं अभी एक प्रॉपर उसका लेआउट जो है बताऊंगा क्या था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वैसे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो मेंबर जो थे वो टोटल कितने थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए डिसाइड किए गए थे? 389। ठीक है, 389 में क्या था? 296 सीट्स जो था वो ब्रिटिश इंडिया के लिए था और 93 सीट्स जो है प्रिंसली स्टेट्स के लिए। अभी तत्काल की ये समझ लो, अभी जस्ट मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि क्या है ये चीज, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये भी बता दूंगा। और ब्रिटिश इंडिया में ही क्या था, एक गवर्नर्स काउंसिल था, दूसरा चीफ कमिश्नर्स ऑफिस था। तो जो गवर्नर्स काउंसिल थे उसको 292 सीट्स मिले थे और जो चीफ कमिश्नर्स ऑफिस थे उनके लिए 4 सीट्स एलोकेट किए गए थे। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि गवर्नर कौन थे, वाइसराय कौन थे, मतलब इस तरीके से। ठीक है, गवर्नर जनरल इस टाइप से बना ना। पहले आया गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल हो गया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं बंगाल के ही बनाए गए थे गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसी तरीके से जो है फिर वाइसरायज हो गए। तो उसका काउंसिल, उसका दायरा क्या था एडमिनिस्ट्रेशन का, बड़ा था। और फिर चीफ कमिश्नर्स ऑफिस है, उसका क्या था दायरा, वो सब अभी हम लोग एक लेआउट अभी देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब एक स्नैप ले लो, जस्ट टेक अ स्नैप बाय पॉजिंग द वीडियो। ठीक है, मैं अब एक प्रॉपर लेआउट रखने जा रहा हूँ। तो मेंबर्स के अलावा अब इसको रब कर देता हूँ। अच्छा, मैं सेकेंड पॉइंट लिख देता हूँ, उसके ये जो डिस्कशन है प्रॉपर लेआउट, उसी के अंडर वो डिस्कशन भी आ जाएगा और आपका क्या कहते हैं वो जो प्रॉपर लेआउट है वो भी आप समझ लोगे। दूसरा क्या था हमारा, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक, इसे समझने के लिए और पहला जो मेंबर वाला था उसे समझने के लिए हम लोग एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वो क्या था? देखो उस समय दो टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पाया जाता था ड्यूरिंग व्हाट ब्रिटिश रूल। टू टाइप्स ऑफ व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अच्छा, आई एम राइटिंग ब्रिटिश रूल इन शॉर्ट हैंड फॉर BR ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना। तो क्या क्या थे, जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, क्या था, एक तो हो गया आपका ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। ओके, और दूसरा हमारा क्या था, अच्छा यहाँ पे मेंबर भी लिख ही दे रहा हूं ना, ब्रिटिश इंडिया। एक मिनट, सारे के सारे यहां लिख देता हूं, एस्पेक्ट रिजर्वेशन। और चौथा हमारा क्या था, मेंबर्स, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, रिजर्वेशन एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इस पे वापस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या था, दो टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पाया जाता था वेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो पहला क्या था, ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे मैं ब्रिटिश रूल लिख ही देता हूँ सबसे अच्छा। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया। और दूसरा क्या था हमारा, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा,
अब देखो ब्रिटिश इंडिया, अब प्रिंसली स्टेट, तो ब्रिटिश इंडिया जो है जैसा कि नाम दर्शा रहा है, तो जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि यहाँ पे जो है एडमिनिस्टर डायरेक्टली बाय क्या होगा, ब्रिटिशर्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रिंसली, नाम से क्या पता चला, प्रिंस, प्रिंस मतलब क्या हो गया, राजा, तो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय क्या हो जाएगा, वहां के जो लोकल जो है राजा होंगे, जो लोकल जो भी प्रिंस होंगे, ठीक है, लोकल किंग कह लो, तो वो होगा। लेकिन हाँ, उसमें भी क्या था, हाँ उसको राज प्रमुख भी बोलते थे हम लोग, राज प्रमुख, राजा का, राज्य का प्रमुख, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स वर गवर्न बाय व्हाट, लोकल रूलर, और ब्रिटिश इंडिया वाज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय व्हाट, हुम, ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे आप लोग एक शॉर्ट में लिख सकते हो, गवर्न बाय ब्रिटिशर्स, गवर्न डायरेक्टली कर लो सबसे अच्छा। और यहाँ पे भी प्रिंसली स्टेट्स में क्या था, इनडायरेक्टली गवर्न तो ब्रिटिशर्स ही करते थे, बहुत सारे पावर्स ले लिए जाते थे उनके, मतलब राजाओं के पावर्स ले लिए जाते थे, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली के क्या रूल तो ब्रिटिशर्स ही करते थे। लाइक द रूलर या किंग और प्रिंस वाज व्हाट, द पपेट्स, ठीक है, वो एक कठपुतली का काम करते थे, कठपुतली थे एक तरीके से ब्रिटिशर्स के। तो यहाँ पे आप लोग डाल लो कि गवर्न बाय लोकल रूलर ऑब्लिक राज प्रमुख पढ़ लो, राज प्रमुख, ओके, गवर्न बाय लोकल रूलर ऑब्लिक राज प्रमुख, ठीक है। अब देखो, तो जाहिर सी बात है प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो बहुत कम थे, जहां पे मतलब फुल्ली जो है आपके क्या कहते हैं, रूलर को जो है ब्रिटिशर्स आजादी दे दिए थे। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अच्छा फिलहाल के लिए समझो, तो गवर्न डायरेक्टली बाय ब्रिटिशर्स या गवर्न बाय लोकल रूलर या राज प्रमुख, ठीक है। तो यानी कि लोकल रूलर जो या किंग कर लो, और बाय किंग, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स थे इन्वॉल्व यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रिटिश इंडिया है, इस ब्रिटिश इंडिया का भी जो है, इसके अंदर जो है यहां पे भी दो तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन फर्दर पाए जाते थे। क्या क्या, एक तो आपका गवर्नर्स काउंसिल, और दूसरा हमारा क्या था, चीफ कमिश्नर्स ऑफिस, ठीक है। मैं सौरभ कर ले रहा हूँ, इसी चीज को फिर से ऊपर लिखूंगा ताकि आपको और इन डेप्थ जो है समझा सकूं। गवर्नर्स काउंसिल और चीफ कमिश्नर्स काउंसिल जो या ऑफिस है, उसमें क्या डिफरेंस था, ठीक है। चलो आई एम गोइंग टू रब इट, जस्ट टेक अ स्नैप। तो अब देखो, जो हमारा गवर्नर काउंसिल था, तो जाहिर सी बात है जो नाम है वो क्या बता रहा है, गवर्नर, यानी कि डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कौन होंगे, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज होंगे या हेड होंगे, कौन होंगे, गवर्नर होंगे, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूँ, आपका जो है दो टाइप का था, ब्रिटिश इंडिया, ठीक, और दूसरा हमारा प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया में आपके कितने ये हो गए, एक हमारा क्या हो गया, गवर्नर्स काउंसिल, और दूसरा क्या था, चीफ कमिश्नर्स या कमिश्नर ऑफिस कर लो। अब देखो गवर्नर काउंसिल, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है,
अब चूंकि जैसा कि मैंने बताया था, जितने भी आप देख लो, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो है गवर्नर, पहले स्टार्टिंग में कितने गवर्नर ऑफ बंगाल हुए, फिर धीरे धीरे जो जो प्रेसिडेंसीज बढ़ते गए, बंगाल, मद्रास, मुंबई, जो भी हो धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर क्या हो गया, गवर्नर जनरल हुए, जो गवर्नर ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू, सॉरी थोड़ा फंस रहा हूँ, प्यास लगी है, कोई नहीं, थोड़ा सा बचा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू जो है आपका वो बना दिया गया था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप देखो बाकी और उनको पावर भी ज्यादा दे दिया गया। फिर आपका क्या हो गया, वाइसरायज हो गए उसके बाद। तो इस टाइप से क्या हो गया, तो इसका जो आपका देखो एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या है, बहुत लार्ज है, लार्ज बड़े स्तर पे इसका एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही लिख लो आप, नहीं उससे पहले तो ये लिख लो, डायरेक्टली गवर्न बाय गवर्नर। नाम से ही जैसा बता रहा है, क्या ये गवर्नर है तो गवर्नर्स काउंसिल है, तो क्या हो गया, डायरेक्टली गवर्न बाय क्या, गवर्नर। और इसके साथ क्या था, और इसको एड मतलब सहायता देने के लिए कौन सा इसका काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था इसका। ठीक है, along with कर दो, along with its executive council to aid him। ठीक, अब आ जाओ चीफ कमिश्नर्स ऑफिस। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो है चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन होंगे, कमिश्नर होंगे। चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन होंगे, कमिश्नर। चीफ कह लो, हेड कह लो, जो भी कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे कमिश्नर के द्वारा जो है वो रूल किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। ठीक है, अब देखो चूंकि एक कौन सा एक एस्पेक्ट और बता दिया मैंने कि ये लार्जर एरिया होता था और ये कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट था। अच्छा, इसमें पहले जो था आप देखोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो जो स्टेट्स थे ना वो 4 कैटेगरीज में बांटे गए थे, कैटेगरी ए बी सी डी। ओके, किन किन कैटेगरी में बांटे गए थे, स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में रखा गया था। तो यहां से भी आप देख सकते हो एक एस्पेक्ट, यहां से भी आप डायरेक्ट ला सकते हो, जो गवर्नर्स काउंसिल था वो हमारा क्या था, जो भी उनके अंदर स्टेट्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी गवर्नर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर थे, जो भी एरियाज थे, जो भी स्टेट्स थे, वो कौन से कैटेगरी में आते थे, कैटेगरी ए में आते थे। ओके, दोज एरियाज, दोज स्टेट्स व्हिच वे आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय व्हाट, गवर्नर। ठीक है, दोज स्टेट्स वे अंडर कैटेगरी ए। ठीक है, उसे कैटेगरी ए के अंदर रखा जाता था। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया था यहाँ पे आपका, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स था, जो कि रूलर जो है वहां के लोकल रूलर जो थे वो एडमिनिस्ट्रेट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको कैटेगरी बी के स्टेट में रखा गया था, कैटेगरी बी स्टेट्स। ठीक है, ये कैटेगरी ए स्टेट्स। ठीक है, और ये जो आपका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर है ना, ये आपका कैटेगरी सी एंड डी स्टेट्स का जो है कैटेगरी में इसको दिया गया, रखा गया था। जो चीफ कमिश्नर्स ऑफिस था, जो जितने भी एरियाज थे जो कैटेगरी सी और डी के स्टेट्स वाले एरियाज थे, दैट वेयर व्हाट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चीफ कमिश्नर, बाय कमिश्नर। ओके, और ये कैटेगरी बी स्टेट्स यहाँ पे कौन था, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय राज प्रमुख, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय राज प्रमुख। राज प्रमुख तो लोकल रूलर और किंग कह लो या फिर प्रिंस कह लो, जो भी कहना। ओके, तो प्रिंसली स्टेट था ये, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऐसे तो इससे पहले मैंने लिखा था, इसलिए इन शॉर्ट हैंड मैंने इसको ये कर दिया, ये हो गया ब्रिटिश इंडिया। ओके,
तो आई होप कि आपको ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल था इंडिया के समय, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, लेआउट है, वो यही था। तो कैटेगरी जो स्टेट्स के कैटेगरी थे, जैसे अभी है ना हमारे स्टेट्स हैं, फिर यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, 2 कैटेगरीज हैं। तो उस समय उसके बदले क्या था हमारा, कैटेगरी ए बी सी डी थे, ठीक है। तो कैटेगरी ए जो है डायरेक्टली अंडर द वर्क, जैसे कि आपका उसमें क्या कहते हैं स्टेट्स को है, वो क्या होता है वहाँ पे गवर्नर हेड हो गया, और जो ये आपका यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे गवर्नर नहीं अपॉइंट किया जाता, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली का ले लो, और जो भी यूटीज हैं और स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक। चलो, तो कैटेगरी ए स्टेट्स वेयर डायरेक्टली व्हाट एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, कैटेगरी बी स्टेट्स वेयर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय व्हाट मतलब राज प्रमुख, जिसे कि लोकल रूलर कर दो, और कैटेगरी सी एंड डी स्टेट्स वेयर व्हाट गवर्न बाय होम कमिश्नर, ओके। और इसी का जो मेंबर्स था, जो हमने मेंबर्स में देखा था 389 था, तो 389 को जो है, मैं इसको देखो आप लोग यहाँ पे टोटल 389 मेंबर कर दे रहा हूं, 389 मेंबर्स थे। तो उसमें क्या हो गया आपका, यहाँ पे 296 मेंबर्स किसके लिए एलोकेट थे, सीट्स, 296 सीट्स ये थे ब्रिटिश इंडिया के लिए। और प्रिंसली स्टेट्स के लिए कितना थे, 93 थे, ठीक है, 6 3 9 और 9 9 18, ठीक है, ठीक है। और ये 296 जो सीट्स थे, इसमें भी इसको मतलब गवर्नर काउंसिल में को जो एरिया था, जो दायरा था, उसको कितने सीट्स एलोकेट हुए थे, इसको 292 सीट्स एलोकेट हुए थे, ठीक है। और जो चीफ कमिश्नर्स ऑफिस था उसके लिए 4 सीट्स एलोकेट हुए थे, ओके। तो ये हमारा क्या था, लेआउट ऑफ मेंबर्स। एक एस्पेक्ट क्या था मेरा, मेंबर यहां से कवर हो गया था, ठीक है, एक एस्पेक्ट हमारा मेंबर यहां से कवर हो गया। दूसरा एस्पेक्ट जो था, मैंने क्या बोला था, वो भी यहां से, सॉरी, हाँ, तो जो हमारा प्रोसेस ऑफ इंडक्शन था, वो भी लिख देता हूं। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब ये देखो, ये जो प्रोसेस ऑफ इंडक्शन किस तरीके से जो भी सीट्स है, जो भी मेंबर्स है, उसका इंडक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में किस तरीके से होगा, वो लेआउट आपने यहां देख लिया, ठीक है। क्या देखा आपने, जो देखो प्रोसेस ऑफ इंडक्शन क्या हो गया, मतलब कि एक तो ब्रिटिश इंडिया, फिर प्रिंसली स्टेट, और ब्रिटिश इंडिया में भी क्या हो गया आपका, गवर्नर्स काउंसिल और चीफ कमिश्नर्स ऑफिस, ठीक है। तो गवर्नर्स काउंसिल कैसे होता था वो बता दिए, कैटेगरी ए स्टेट्स हो गया, इसमें जो है कैटेगरी सी एंड डी स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे, कैटेगरी बी स्टेट से कितने आएंगे, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ रिजर्वेशन, थर्ड हमारा क्या था, रिजर्वेशन। थर्ड एस्पेक्ट क्या है मेरा, रिजर्वेशन था। अच्छा, रिजर्वेशन में जो है वो मिला हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तीन रिजर्वेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्या था, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सॉरी हिंदू मतलब जनरल थे, जनरल में सारे हो गए हिंदूज, फिर जो भी हिंदूज में जितने भी पार्ट है, और दूसरा मुस्लिम्स, तीसरा आपके सिख, जो सिख धर्म थे। तो जनरल हिंदू ना कर दो, उसको जनरल कहो। रिजर्वेशन में क्या आ गया इसमें, जनरल, मुस्लिम्स एंड सिक्स, तो ये रिजर्वेशन मिला हुआ था, ठीक है। आपका एक एस्पेक्ट ये हो गया। और चौथा एस्पेक्ट हमारा क्या था, एलोकेशन ऑफ सीट्स। चौथा एस्पेक्ट हमारा क्या है,
एलोकेशन ऑफ सीट्स। तो ये किस बेसिस पे मतलब सीट्स को एलोकेट किया गया था? तो वो बेसिस था हमारा पॉपुलेशन। व्हाट वाज द बेसिस? What was the basis of what? Allocation of seats? Population. Population was the basis of allocation of seats. It was also an aspect of what? Constitutional Assembly. ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, basis of what? Allocation of seats. क्या है हमारा basis of allocation of seats? ये है हमारा पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन। चलो, ये तो यहाँ कंप्लीट हो गया। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स या व्हाट वर द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ड्यूरिंग द व्हाट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्नैप। यहाँ पे एक प्रॉपर लेआउट भी बता दिया गया आपको। ठीक है, ये देखो, यहाँ से आप डायरेक्ट मेंबर ले लो, जो भी मेंबर पार्ट था आप इसको रेड पेन से मार्क किया हुआ है, जो लिखा हुआ है ये आपका मेंबर्स हो गए, सारे मेंबर्स में आ गए। ठीक, उसी तरीके से प्रोसेस ऑफ इंडक्शन में आ गया। ब्रिटिश इंडिया था, प्रिंसली स्टेट हो गया, चीफ गवर्नर्स काउंसिल हो गया, चीफ कमिश्नर्स ऑफिस हो गया, रिजर्वेशन में आपका जनरल, मुस्लिम्स और सिख्स हो गए, और एलोकेशन ऑफ सीट्स में हमारा पॉपुलेशन। बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स क्या है हमारा? पॉपुलेशन। ओके, चलो पॉज द वीडियो, टेक अ स्नैप, वी विल मूव फर्दर राइट। चलो अब आगे देखते हैं, जो हमारा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है। ये तो हो गया कि चलो इस टाइप से हम एलोकेट किए सीट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक में जो मेंबर्स या जो भी नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड जो भी हो आएंगे मेंबर्स, उसमें मतलब इलेक्टेड कर लो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इंडक्ट हुए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ही इंडक्ट हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मेंबर्स इंडक्ट हुए, तो उसका वर्किंग कैसे कैसे हुआ, एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट उसका भी ले लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या हो गया? दी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे वर्क किया, एक उसका जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, कब से फिर स्टार्ट हो गया वर्किंग एकदम प्रॉपर वे से, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो था, सबसे पहला मीटिंग इसका कब हुआ था? 9 दिसंबर को जो है सबसे पहला मीटिंग हुआ था। ठीक, 9 दिसंबर को जो हमारा क्या कहते हैं, अच्छा आप लोगों ने हिस्ट्री में माउंटबेटन प्लान पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा वो तो बात की बात है, वो आपका 3 जून की बात थी, 1947 की बात है। तो अभी हम लोग 9 दिसंबर की बात कर लेते हैं। तो 9 दिसंबर अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना हमारा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना, उसमें मेंबर्स इलेक्ट हुए, मतलब हर एक अलग अलग एरिया से जो है इंडक्ट किए गए। तो उसका मीटिंग जब सबसे पहली बार जब मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, तो वो कब हुआ था? 9 दिसंबर। ठीक है, आप इसको 1947 कर लो। 9 दिसंबर 1947 को जो है 46 फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हुआ था। ठीक, और इसमें जो फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हुआ था, तो इसमें जो प्रेसिडेंट थे, उसमें क्या हो गया कि इलेक्शन नहीं किया गया था डायरेक्टली, ऐसे मतलब होता है ना कि एक चुनाव कर लिया गया कि प्रेसिडेंट कौन होंगे। तो पहले प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो यहाँ पे होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, सच्चिदानंद
सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, मैं 1946 में डाल दे रहा हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, तो प्रेसिडेंट कौन है? पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, इस मीटिंग की कुछ खासियत थी, कुछ खास बात क्या 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 थी? एक तो ये हो गया, प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्हें मतलब चयन करके ये किया गया था। इसमें टोटल 211 मेंबर्स जो है, टोटल 211 मेंबर्स जो है वो मीटिंग अटेंड किए थे। ठीक है, 211 मेंबर जो वो क्या किए थे? मीटिंग अटेंड किए थे, ये याद रखना। अच्छा, लेकिन मुस्लिम लीग और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो प्रिंसली स्टेट्स का रवैया क्या था? दे स्टेड अवे फ्रॉम द, जो भी मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे जहां पे लोकल रूरल का जो है राज्य था, मतलब तो वो लोग जो है इन पहले मीटिंग से अवे रहे, मतलब अपने आप को दूर रखा उस पहले मीटिंग से, तो दे स्टेड अवे फ्रॉम द मीटिंग। और जो मुस्लिम लीग था, दे बॉयकॉटेड जो है, इन्होंने इसका बॉयकॉट कर दिया कि जो है हम लोग अटेंड नहीं करेंगे। ओके, दे बॉयकॉटेड। अब देखो, तो ये लोगों ने, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है सेपरेट पाकिस्तान का डिमांड किया था। ओके, सेपरेट पाकिस्तान का उन्होंने डिमांड किया था। अब आ जाते हैं इसके बाद कब, इसके बाद जो है 11 दिसंबर को 11 दिसंबर, ये 1946 कर लो। ठीक है, तो 11 दिसंबर को जो है ये हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में क्या हुआ, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास ये किया, पास कर दो या पुट फॉरवर्ड कर दो, जो भी करना अपना आप कह सकते हो। पुट फॉरवर्ड ही रहने दो, ठीक है। I am writing C.A in shorthand for Constitutional Assembly. Okay, C.A for Constitutional Assembly. तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में रखे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पुट फॉरवर्ड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो ये 11 दिसंबर की बात है, यानी 9 दिसंबर को फर्स्ट में, नहीं, सॉरी 11 दिसंबर को क्या हुआ था, 2 दिन बाद यहाँ पे आपके जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट मतलब इलेक्ट, मतलब ये किया गया था, मतलब वैसे चुन लिया गया था सामूहिक डिसीजन से। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, इलेक्शन हो गया। उसमें जो प्रेसिडेंट थे यानी कि इलेक्टेड, तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जब पूछा जाए फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो पहला प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट का, तो उसमें कौन से इलेक्ट हुए, मतलब कौन मेंबर जो इलेक्ट हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, इलेक्ट किया गया। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए वो थे हमारे H.C. मुखर्जी। ओके, H.C. मुखर्जी।
और इसी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये कौन नियुक्त हुए? बी.एन. राव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बी.एन. राव। ठीक है, ये खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और प्रेसिडेंट। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, देन यू विल हैव टू गिव आंसर व्हाट? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सच्चिदानंद सिन्हा, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, देन प्लीज नोट इट डाउन या मार्क इट दैट द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाज व्हाट? हु? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो ये आंसर आप लिखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये टिक कर देना, या नहीं कि हर बार में सच्चिदानंद सिन्हा कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो हु वाज द फर्स्ट तो छोड़ ही दो, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। और हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग का प्रोसेस था उसको जो है एडवाइजर के रूप में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी.एन. राव। क्योंकि जो भी उसमें बनता तो जाहिर सी बात है एडवाइजर जो सलाह दे तो उनका सलाह लिया जाना, तो वो जिनसे सलाह लिया जाएगा दैट person is also very important। ठीक है, that also play a very important role in making our constitution। ठीक है, तो constitutional advisor कौन थे हमारे? बी.एन. राव। ठीक, ये 9 दिसंबर, ये 11 दिसंबर की बात होगी। अब 18 दिसंबर पे आते हैं, यानी कि ये 9 दिसंबर हो गया, जस्ट 2 दिन बाद 9 दिसंबर को ऐसे मतलब मौखिक चुनाव से के मौखिक से मतलब एक सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। फिर 11 दिसंबर को क्या हो गया? एक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के थ्रू जो है परमानेंट, यहाँ पे आप टेम्पोररी प्रेसिडेंट बोल सकते हो, ये परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, टेम्पोररी और परमानेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये तीनों इलेक्ट किए गए। अब आ जाते हैं आगे, आप इसका ये लेना स्नैप तो ले लो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 11 दिसंबर हो गया। अब आ जाते हैं आगे के डेट में। तो आगे के डेट में देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ये 2 पॉइंट के बाद कॉपी में जो है जो भी नोटबुक है उसमें 11 के बाद फिर आप जो है अगला डेट लिखना 18th ऑफ दिसंबर। ठीक, तो 18th ऑफ दिसंबर जो है हमारा वो अपने ऐसे लिखना, 9th लिख लिए, 11th लिख लिए, अब यहाँ पे 18th लिखना। ठीक है, 18। तो 9th में 9th लिख लेना आप लोग, 11th में जो भी डिटेल्स 11th का मैंने लिखा है वो लिख लेना। अब 18 दिसंबर को क्या हुआ कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो मैंने उस समय गलती से उसमें लिख दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या किए? मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आई एम राइटिंग C.A इन शॉर्ट हैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। कब? 18th ऑफ दिसंबर 1946। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही जो है आपका, अच्छा पहले इसके बाद आप देखो इसी फेज में 18 दिसंबर में ही क्या हो गया, 22 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो एडॉप्ट कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। आई एम राइटिंग O.R इन शॉर्ट हैंड फॉर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए शॉर्ट हैंड में हमने O.R लिखा है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को यानी 4 दिन बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है कि यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है विद सम मॉडिफिकेशंस, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ मॉडिफिकेशंस किया गया बाद में, लेटर कर दो, लेटर with some modifications in the objective resolution, या ऐसे कर दो
with some modifications, this objective resolution was adopted as a preamble of a constitution। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था या पुट फॉरवर्ड किया था कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, जो कि 22 दिसंबर को एक्सेप्ट हो गया था, उसी में लेटर विद सम मॉडिफिकेशन जो है दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड एज अ प्रीएम्बल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, ठीक है, वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है उसी में कुछ मॉडिफाई करके इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही क्या बना दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। 18 दिसंबर के बाद, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मतलब फिर धीरे धीरे क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब बॉडीज का धीरे धीरे निर्माण होते गया कि पार्ट्स वार्ट्स उसके अंदर, मतलब ठीक हो, जैसे कि 3 चीजें इलेक्ट हुई थी ऊपर, आपने देखा इलेक्शन हुआ था, उसमें आपके प्रेसिडेंट हो गए, नियुक्त हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, फिर उसी तरीके से BN राव आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हो गए, फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी में भी इलेक्शन हुआ, कौन कौन रहेंगे, फिर चीजें डिस्कस होती थी। तो जो 3 जून ऑफ 1947, ठीक है, 3 जून, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 जून, मैं जो माउंटबेटन प्लान की बात कर रहा था वो इसी की बात कर रहा था, 3 जून 1947। तो जो हमारा माउंटबेटन प्लान आया था, माउंटबेटन प्लान था, ठीक है, इस प्लान को फाइनली जो है वो एक्सेप्ट किया गया। कैसे, देखो यहाँ पे जब पहला मीटिंग था, आपने देखा होगा, उस समय बॉयकॉट किया था किसने, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उससे दूरी बना कर रखे थे अपने। जो पहला मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, जो 9 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, 11 दिसंबर को सेकेंड मीटिंग हुआ था, सॉरी इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग, यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स कर लो, ठीक है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो माउंटबेटन प्लान जो कि फर्स्ट मीटिंग में जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स जो है वो अब क्या किए, ज्वाइन किए, और जो मुस्लिम लीग थे, तो मुस्लिम लीग, चूंकि अब यहाँ पे 47 की बात हो रही है, तो अब वहां पे सेपरेट पाकिस्तान की बात हो गई थी, तो जो इंडिया के पार्ट में थे, जो भी मुस्लिम इंडियन थे, तो वो लोग क्या किए, वो लोग भी जो है इसका हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन बिकम अ पार्ट ऑफ इट, या ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यानी 3 जून से जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का वर्किंग है वो मतलब एक जनरल वे में स्टार्ट हो गया, यानी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्टार्टेड, प्रॉपर वर्किंग कर लो। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वर्क क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हमारा, टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ पे इसका प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर भी जो है वो हमारा क्या था, प्रोसेस ये था कि किस तरीके से सारी चीजों को ये किया गया, एक लेआउट में रखा जाए, प्रॉपर स्ट्रक्चर बने उसका, कौन प्रेसिडेंट होंगे, कौन वाइस प्रेसिडेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी में कौन कौन होंगे, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होंगे, ठीक है। तो दीज वेयर व्हाट, और उसमें भी बहुत सारी कमिटीज हैं का ये हो गया कि निर्माण किया गया,
जैसे कि अभी भी बहुत सारे कमिटी बनते हैं, तो कमिटीज के हेड कौन होंगे, उस कमिटी में मेंबर्स कौन होंगे, दोज थिंग्स वर डिसाइडेड, ठीक है, अंडर दीज प्रोसीडिंग्स। और टिल 3rd of June 1946 एवरीथिंग वाज फाइनलाइज्ड इन जनरल। आफ्टर दैट द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो स्टार्ट हो गया। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्टार्टेड। ओके, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग कर लो। प्रॉपर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्टार्टेड। तो इस टाइप से जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जितनी भी मतलब एफर्ट्स लगे, फाइनल जो है कॉन्स्टिट्यूशन फिर जो है, या इसके बाद ही फाइनल हमारा क्या 3rd June of 1947 के बाद हमारा जो प्रॉपर जो है एक हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो कार्य था वो स्टार्ट हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जितने भी एफर्ट्स किए गए वो सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। जैसे लास्ट क्लास में क्या था, हम लोगों ने जो एवोल्यूशनरी टाइमलाइन देखा था ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द, यानी एवोल्यूशनरी टाइमलाइन इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, यानी फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के स्टेज पे हम लोग पहुंचे, उसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जो टाइमलाइन था, एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ था वो देखा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का रोल प्ले हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी हम लोग कैसे पहुंचे थे, डेवलपमेंट हुआ था, वो हम लोग लास्ट क्लास में ही देख लिया था एवोल्यूशनरी टाइमलाइन में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसका वर्क कैसे हुआ, कैसे हम इस फेज तक, फाइनल फेज तक पहुंचे कि चलो हाँ अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फाइनली प्रिपेयर्ड है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो वर्क करने के लिए तैयार है टू मेक अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्नैप ऑफ इट। ठीक है, एक छोटा सा जो वहाँ पे ये था, मैंने ये लिख दिया था 11 दिसंबर में, तो उसको तो आप ये कर लेना, उसी समय मैंने ये कर दिया था। So hoping you guys have understood the things. I have tried on behalf of my side कि आप लोग अच्छे से समझो। ठीक है, चलो अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। Until then, bye bye, take care. Okay.